हाँ तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब जो है आज हमारा टॉपिक है पर्यावरण से। पर्यावरण की जो किताब है वो 6th, 7th, 8th तीनों क्लास में है पर्यावरण। तो आज हम पर्यावरण के बारे में जानेंगे। पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण हमारे देश के लिए, हमारे जीवन के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और पर्यावरण अगर संतुलित है तो सारी चीज़ें संतुलित है, और पर्यावरण असंतुलित है तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। अब पर्यावरण क्या है, हम जो अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें देखते हैं वो सारी पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। और क्या क्या होता है, जैसे कि पर्यावरण को हम जो अगर बेसिक शब्दों में अगर उसका जो हम परिभाषा दें तो उसमें आएगा कि पर्यावरण के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं जो हमारे चारों तरफ हैं, जो हमें प्रभावित करती हैं, वो सारी किसके अंतर्गत आती हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आती है। अगर हम एक परिभाषा के रूप में पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि जमा आवरण। समझे, परि का मतलब क्या होता है। परि का मतलब होता है घेरा, चारों ओर से जो हम जिस चीज ने घेर रखा है चारों ओर, तथा आवरण का मतलब होता है जो ढका हुआ या घिरा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी चीजें ऐसी हैं जो हमें चारों तरफ से पर्यावरण के रूप में हमें जो घेरे हुए हैं वो सब किसके अंतर्गत आती हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आती है। अब पर्यावरण में जो है पर्वत, पठार, जल, वायु, पशु, पक्षी, मनुष्य, ये सारी चीजें पर्यावरण के अंतर्गत आती है। पर्यावरण को जो है मेन रूप से क्या प्रभावित करता है, पर्यावरण को मेन रूप से प्रभावित करता है पारिस्थितिकी तंत्र। जो इकोसिस्टम है हमारा वो पर्यावरण को प्रभावित करता है। जो सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव दोनों तो क्या कहते हैं, दोनों जो घटक हैं वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पर्यावरण का निर्माण करते हैं। और वो निर्माण करते हैं पारिस्थितिक तंत्र का, इकोसिस्टम का, जो पर्यावरण का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इन्हीं के आपस में कोऑर्डिनेशन से, आपस में जो है कार्य करने से ही जो है पर्यावरण हमारा इकोसिस्टम चलता है। अब सजीव घटक कौन से होते हैं, सजीव घटक वो होते हैं जो जिनमें जान होती है, वो क्या कहते हैं, सजीव घटक कहलाते हैं। निर्जीव घटक होते हैं जिनमें जान नहीं होती, वो जो है निर्जीव घटक कहलाते हैं। अब सजीव घटक के अंतर्गत क्या आता है, सजीव घटक के अंतर्गत आता है पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु तथा मनुष्य। इन सभी चीजों में जान होती है। सभी चीजें जो हमें दिखाई देती हैं कि जो है इनमें जान है, इसलिए जो है क्या है, सजीव घटक है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, सजीव घटक के अंतर्गत आते हैं। अब इस सजीव घटक को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। सजीव घटक को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। जितने भी सजीव घटक हैं ये 3 भागों में बांटे गए हैं। नंबर 1 है उत्पादक। उत्पादक क्या है, जो इकोसिस्टम में उत्पादक वो कहलाते हैं जो स्वयं भोजन बनाते हैं, जो अपना सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए वो क्या कहलाते हैं, स्वयंपोषी कहलाते हैं। वो सूर्य से अपना भोजन लेते हैं, सूर्य से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ग्लूकोज वगैरह मिलता है उन्हें, और उसके बाद जो है वो जो है स्वयंपोषी कहलाते हैं। अब इसमें जो होता है प्रथम उत्पादक भी कहलाते हैं। ये जो है जो उत्पादक है ये प्रथम उत्पादक कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब क्या है, ये प्रथम उत्पादक है। अब इसके बाद है उपभोक्ता। ये उत्पादक पर निर्भर होते हैं। जो स्वयंपोषी हैं इन पर कौन निर्भर होते हैं, उत्पादक, सॉरी उपभोक्ता पर जो है, उत्पादक पर उपभोक्ता निर्भर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो है पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, इन्हें परपोषी कहा जाता है। ये इस पे डिपेंड होते हैं, प्रथम उत्पादक पर डिपेंड होते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, इन्हें परपोषी कहा जाता है। इसमें क्या है, इसमें है शाकाहारी, मांसाहारी, अपमार्जक। समझे। अब शाकाहारी क्या होते हैं, उपभोक्ता। उपभोक्ता में शाकाहारी कौन कौन से होते हैं, शाकाहारी होते हैं जैसे कि हिरन है, और क्या कहते हैं, मनुष्य है, और जो भी चीजें जो है घास वगैरह खाती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, वो शाकाहारी कहलाते हैं। अब इनमें दूसरे कौन से होते हैं, मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी जो होते हैं जैसे शेर है, चीता है, भेड़िया है, बाघ है, ये सब होते हैं मांसाहारी उपभोक्ता के अंदर। अब एक होता है अपमार्जक। अपमार्जक कौन सा होता है, अपमार्जक वो होता है जो
जो ये मांसाहारी होते हैं जब ये मर जाते हैं तो इनके मृत शरीर को वो जो है अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन आता है अपमार्जक में, गिद्ध आता है, बाज आता है और चील आती है, ये सब क्या कहलाते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। अब तीसरे कैटेगरी में क्या आता है, सजीव घटक में तीसरे कैटेगरी में आता है अपघटक। अपघटक कौन से होते हैं, जो मृत शरीर से भोजन लेने के लिए मृतपोषी कहलाते हैं। जब मतलब जब जो कोई भी चीज जो है उसकी मतलब जान खत्म हो जाती है, वो मर जाती है, मृत हो जाता है वो, तो ये उसमें बैक्टीरिया वगैरह और जो है बैक्टीरिया वगैरह पैदा होते हैं और वो जो है उसको मृत शरीर से अपना भोजन लेते हैं। अब ये अपमार्जक जो है कि ये लेते हैं केवल मांस से, मांस वगैरह खाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये जब वो सड़ जाता है तो सड़ने के बाद क्या होता है, जब मांस वगैरह सड़ जाता है तो उसके अंदर से तो उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह पैदा हो जाते हैं, वो अपघटक कहलाते हैं। ये तो हो गए सजीव घटक जो कि पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। अब आता है निर्जीव घटक। निर्जीव घटक मुख्य भूमिका निभाते हैं सजीव घटक का पोषण करने के लिए, सजीव घटक को डेवलप करने के लिए निर्जीव घटक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें क्या है, जल है, वायु है और पोषक तत्व है और सौर ऊर्जा है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं निर्जीव घटक के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें पहला क्या है, इसमें है पहला स्थल मंडल। अब स्थल मंडल जो है, स्थल मंडल में क्या आता है, स्थल से पता लग रहा है जमीन, समझे, तो पर्वत, पठार, रेगिस्तान, मैदान, जमीन, ये सब क्या है, स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं। ये सब निर्जीव घटक हैं, समझे, इनमें जान नहीं होती। दूसरा क्या है, जल मंडल। जल मंडल में क्या आता है, जल मंडल क्या, हमारी जो पृथ्वी है उसका जो है 3/4 भाग क्या है, पानी है, सबसे इंपोर्टेंट चीज है ये। तो 3/4 भाग क्या है, पानी है। अब इसमें क्या आता है, महासागर, सागर, नदी, नाले, झील, ये सब किस में आते हैं, जल मंडल में आते हैं। अब इसके बाद आता है जल मंडल, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो जो है सजीव घटक अपना जो है पानी वगैरह कहां से उन्हें मिलेगा। ऐसी जो है अगर जमीन सही तरीके से नहीं होगी तो इनका भी सजीव घटक को ये प्रभावित करेंगे। अगर तीसरा है वायुमंडल। वायुमंडल में क्या है, वायुमंडल में जो है हमारे चारों तरफ जो चारों तरफ ऊपर तक जो घेरे हुए हैं वायु का एक आवरण, उसमें बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं जो हमें डायरेक्टली प्रभावित करती हैं। गैसों में क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट गैस है O2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, समझे। ये गैसें जो हैं हमारे क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को, इकोसिस्टम को प्रभावित करती हैं, समझे। जो ऑक्सीजन है वो पेड़ों के लिए इंपॉर्टेंट है और मनुष्य के लिए इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है किसका भोजन है, पेड़ों का भोजन है। नाइट्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाती है, 78% पाई जाती है, समझे। और ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, 21%, और CO2 कितनी पाई जाती है, 0.0003% ऑक्सीजन पाई जाती है। अब ये ऑक्सीजन क्या है, ये जो है पृथ्वी को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। आज के समय में, वर्तमान समय में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है हमारे जो है हमारी जो इकोसिस्टम है उसे सबसे अधिक प्रभावित कर रही है। और अगर ये इसी तरीके से प्रभावित करती रही और आगे इसी तरीके से CO2 की मात्रा बढ़ती रही पृथ्वी पर, तो आने वाले समय में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। क्योंकि क्या है, CO2 के बढ़ने से क्या हो रहा है कि हमारा जो पूरा जो पृथ्वी है हमारा क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। एक निश्चित मात्रा इसकी होनी चाहिए थी, लेकिन जो है जितने हम आधुनिक हो रहे हैं, जितने हम जो है आधुनिक होते चले जा रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, जितना पोल्यूशन बढ़ रहा है, वो सब किसको प्रभावित कर रहा है, हमारे इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहा है। किसकी वजह से, CO2 गैस जो है, और भी कई सारी गैसें हैं ऐसी जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, लेकिन CO2 सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये हमारी पृथ्वी को गर्म कर रही है। इसे गर्म करने से क्या हो रहा है, हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जो पृथ्वी पर बड़े बड़े ग्लेशियर हैं जिससे जो है नदियों को पानी मिलता है, समझे, जो साफ पानी नदियों में आता है उसकी मात्रा बढ़ रही है। जब उसकी मात्रा बढ़ेगी, ग्लेशियरों में से पानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, समुद्र का वो पानी कहाँ जाता है, नदियों का पानी समुद्र में जाता है। अब जब पानी समुद्र में जाता है तो समुद्र के पानी कैसा होता है, खारा पानी होता है। समुद्र जो है सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र को जो है प्रभावित करने वाला एक घटक है, लेकिन जब उसमें जो है नमक की मात्रा क्या कहते हैं, कम हो जाएगी। जैसे कि अगर हम एक जग पानी में, मतलब 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक मिलाएं, समझे, तो ज्यादा नमकीन होगा वो। अगर वो 1 चम्मच पानी में 1 गिलास पानी में एक कप उसमें डाल देंगे जग में, तो उसके नमक की मात्रा कम हो जाएगी। इसी तरीके से समुद्र में क्या हो रहा है,
ताजा पानी आकर ग्लेशियरों का मिल रहा है, जिससे उसका जो है खारापन कम हो रहा है और उसके अंदर जितने भी वनस्पतियां हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जो है मछलियां हैं या और भी चीजें हैं जो तो सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं इसको इकोसिस्टम को, वो जो है विलुप्त हो रही हैं, उनके जो है जीवन पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, इससे क्या होगा, समुद्र का जल स्तर जब बढ़ेगा तो समुद्र के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, समझे, वो जो है धीरे धीरे डूब जाएंगे। आने वाले 2050 तक कई ऐसे देश हैं जहां पर जो उनके समुद्र तटीय क्षेत्र हैं वो आने वाले समय में समुद्र के अंदर समा जाएंगे। इसलिए अगर CO2 को कंट्रोल नहीं किया गया, सारी दुनिया जो है इस पे जलवायु परिवर्तन में बहुत सारे बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, बड़ी बड़ी जो है जानकारियां दी जाती हैं और उसको जो नियंत्रित करने के लिए जो है बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अगर इसको कंट्रोल कर लिया गया तब तो सही है, अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो CO2 ही पृथ्वी के विनाश के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी होगा। अगला क्या है, नाइट्रोजन, और उसके बाद ऑर्गन। अब क्या है, ये जो है वायुमंडल से में क्या, वायुमंडल हमारा किससे क्या कहते हैं सुरक्षा प्रदान करता है, सूर्य से जो पैराबैंगनी किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, समझे, इसमें एक ओजोन लेयर होती है। क्या होती है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है वो पैराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, जिससे जो है हमारे शरीर को, हमारी जो अगर पैराबैंगनी किरणें डायरेक्ट आएंगी तो हमें जो है त्वचा का कैंसर हो सकता है और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं और पृथ्वी पर गर्मी बढ़ सकती है, समझे, अगर डायरेक्ट आएंगी तो। लेकिन ये ओजोन लेयर में क्या होता है, ये छन के हमारे पृथ्वी पर आती है। लेकिन अब एक क्या समस्या हो रही है, ये जो है प्रदूषण बढ़ने से, CO2 बढ़ने से जो ओजोन लेयर है वो जगह जगह फट रही है, जगह जगह उसमें जो है छिद्र हो रहे हैं और उसके छिद्र होने से क्या कहते हैं, अगर वो ग्लेशियर के ऊपर छिद्र बड़ा हो गया, अभी पीछे हमने पढ़ा था कि अंटार्कटिका के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा ओजोन परत में जो है एक बड़ा छिद्र पाया गया है, जिससे जो है वहां पर नुकसान हो रहा है। तो अगर ये बढ़ेगा तो तब भी दिक्कत पैदा होगी। तो इसलिए जो है हमें सबसे ज्यादा क्या ध्यान देना है, हमें जो है अपने इकोसिस्टम को बचाकर रखना है। बताऊंगा मैं कैसे बचाएंगे। अगला क्या है, आहार श्रृंखला। समझे, ये जो है सजीव घटक और निर्जीव घटक पर्यावरण के, ये आपस में दोनों जो है एक आहार श्रृंखला बनाते हैं जो हमारे इकोसिस्टम को चलाता है, और इकोसिस्टम ही हमारी पृथ्वी का निर्माता है, हमारी पृथ्वी को क्या कहते हैं एक तरीके से सही दिशा देता है। सबसे पहले क्या होता है, आहार श्रृंखला में घास और हरे पेड़ पौधे, ये जो है सबसे ये है प्रथम उपभोक्ता। क्या है ये, प्रथम उपभोक्ता, समझे, प्रथम उपभोक्ता है ये क्या करते हैं, मतलब ये किससे खाना लेते हैं, अपना सूरज से। ये जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसके माध्यम से जो है इन्हें भोजन मिलता है। उसके बाद हरे पेड़ पौधों कौन खाता है, खरगोश वगैरह जैसे जीव जंतु होते हैं वो खाते हैं। ये आहार श्रृंखला है हमारी, समझे। अब जो भी ये जो हरे पेड़ पौधों को खाने वाले जीव जंतु हैं उन्हें कौन खाता है, मांसाहारी, समझे। मांसाहारी से बाघ है और शेर है, चीता है, ये खाते हैं। उसके बाद क्या है, इन्हें कौन खाता है, जब ये बाघ वगैरह मर जाते हैं तो इन्हें कौन खाता है, गिद्ध वगैरह खाते हैं, गिद्ध, बाज, चील वगैरह खाते हैं। अब जब ये गिद्ध वगैरह भी मर जाते हैं तो इन्हें कौन खाता है, इन्हें खाते हैं अपघटक, बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, जैसे जो है उस मांस को सबको जो है सड़ा देते हैं, गला करके जो है खत्म कर देते हैं। जरूर जो है लास्ट में क्या होता है, कुछ ये मिट्टी में ये जो बैक्टीरिया क्या होता है उसे मिट्टी में मिला देते हैं और फिर वो दोबारा से क्या होता है, वो किसका भोजन बन जाता है, हरे पेड़ पौधों का भोजन बन जाता है, क्योंकि मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। और मिट्टी में क्या मिला है, मिट्टी में मिले हैं बैक्टीरिया। जब जिन बैक्टीरिया ने इसको जो है अपघटक के माध्यम से जो ये गिद्ध वगैरह थे इनका जो है मेरे शरीर से भोजन प्राप्त किया, वो बाद में किसे मिल गया, घास या हरे पेड़ पौधों को। तो इस तरीके से ये एक जो श्रृंखला चलती रहती है और ये श्रृंखला ही हमारी पृथ्वी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। अब हमें सबसे जरूरी क्या चीज है, हमें जो है अपने पारिस्थितिकी तंत्र को, जो हमारा इकोसिस्टम है, इसे हमें बचाना है। समझिए, अगर हमें अपनी पृथ्वी को सही रखना है तो हमें इकोसिस्टम को बचाना पड़ेगा। हमें जो है जो भी जितनी भी चीजें हमारे इकोसिस्टम को प्रभावित करती हैं, ऐसी चीजें हमें जो है उनसे जो है सुरक्षा प्रदान करनी है। जैसे कि जो है CO2 की मात्रा कैसे कम हो सकती है, CO2 की मात्रा कम होने के लिए हमें जो है पेड़ों का कटान जो है कंट्रोल करना पड़ेगा। जो हमारे वन जो हैं वो जो बहुत बड़ी मात्रा में काटे जा रहे हैं उन्हें जो है रोकना पड़ेगा और उनकी जगह हमें जो है पेड़ पौधे हर साल लगाने पड़ेंगे। अगर हम पेड़ पौधे लगाएं तो CO2 की मात्रा पर कंट्रोल किया जा सकता है।
दूसरा क्या है, बहुत सारे जो है पोल्यूशन वगैरह जो होता है ना, एक घर में जो है 4 व्हीकल है, 4 भाई हैं, चारों अलग अलग जा रहे हैं, एक मोटरसाइकिल से, कारों से, तो हमें जो है जो सार्वजनिक हमारे जो वाहन है उनका प्रयोग करना चाहिए, उससे गैसें कम निकलेंगी, धुआं कम निकलेगा, तो हमारा क्या होगा, CO2 कंट्रोल होगा। और जो भी जितने भी उद्योग धंधे हैं जिनकी चिमनियों से धुआं निकलता है, समझे, जिनकी चिमनियों से धुआं निकलता है, उन्हें जो है बस्ती से दूर करना चाहिए, और उनमें जो है जो सरकार ने जो एक मानक बनाया है उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने उद्योग धंधों में उसका उपयोग करना चाहिए। तीसरा क्या है, तीसरा है कि जितने भी मतलब ऐसी चीजें हैं जो हमारे यहाँ प्रदूषण पैदा कर रही हैं, जैसे प्लास्टिक का बहुत ज्यादा यूज होता है, प्लास्टिक जलाने से जो है बहुत जहरीली गैसें निकलती हैं और वो जो है हमारे वायुमंडल को डायरेक्टली प्रभावित करती हैं। तो हमें जो है ऐसी जो है प्लास्टिक को बैन कर देना चाहिए। गवर्नमेंट ने बैन किया भी है, लेकिन अभी भी क्या होता है, बहुत सारी जगह प्लास्टिक मिलता है आपको, लेकिन अगर मनुष्य खुद जागरूक हो जाए, लोग व्यक्ति जो खुद जागरूक हो जाए, प्लास्टिक का यूज अपने व्यक्तिगत स्तर पर बंद कर दें, तो हम बहुत बड़े स्तर पर क्या कहते हैं प्लास्टिक को से जो है रोकथाम कर सकते हैं, उससे जो है बच सकते हैं, उसकी जगह कपड़े के थैले यूज कर सकते हैं। ऐसे ही जो है अगर हम अपनी जो हमारी जो जमीनें हैं जो जिसमें हम अपनी फसल वगैरह उगाते हैं, उससे भी हमारा प्रदूषण होता है, उसमें जो है हम जो है जैविक खाद का प्रयोग करें। अगर हम जैविक खाद का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो है पृथ्वी जो है कम प्रदूषित होगी और जिससे हमारा इकोसिस्टम बचा रहेगा। इसलिए हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए हमें सबसे जरूरी क्या है, अपने इकोसिस्टम को बचाना। अगर हमारा इकोसिस्टम सही है तो पर्यावरण जो है अच्छा काम करेगा और जो है हमारी पृथ्वी जो है अच्छे से जो है लोगों के जीवन यापन के लिए एक जैसे बनी चली आ रही है उसी तरीके से बनी रहेगी। और हमें बहुत सारे काम करने, पानी वगैरह पर कंट्रोल करना चाहिए। पानी की बहुत बर्बादी होती है, लोग जो है पानी को इस तरह से यूज करते हैं कि जो है पानी जैसे जो है पानी एक ऐसा वो है कि अगर आने वाले समय में 2050 में बहुत सारी जगह ऐसी है कि वहां पर जो है पानी की बहुत बड़ी कमी पैदा होगी। इसलिए हमें जो है आज हमने जाना पर्यावरण के बारे में। अब जो है ये जो है आप अपनी किताब में जो है जो पर्यावरण की बुक है आप उसे पढ़िए और इसको जो है एक बार रिवाइज करिए, इसमें जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।